ईरान का 24 घंटे में हमले का अल्टीमेटम। पेंटागन ने हमले को लेकर जारी किया अलर्ट। आज रात इजरायल पर हमला हो सकता है। इजरायल पर मिसाइल स्ट्राइक की आशंका है, यह पेंटागन ने कहा है। इजरायल के न्यूक्लियर ठिकाने ईरान के टारगेट पर हैं। तो आज की रात इजरायल पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि ईरान ने हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजरायल पर बहुत बड़े हमले का अल्टीमेटम दिया है। हमला इतना विध्वंसक हो सकता है कि इजरायल के कई शहर खाक हो सकते हैं। इस तरह का इनपुट पेंटागन और मोसाद दोनों ने दिया है। ईरान का प्लान इससे भी आगे का है। इजरायल पर हमला रुकेगा नहीं। इसके बाद लेबनान और यमन से भी मिसाइल स्ट्राइक हो सकती है। साथ ही ओवरसीज इजरायली मिलिट्री बेस भी उसके निशाने पर हैं। इजरायल को तबाह करने के लिए यानी ईरान तैयार है, जिसका जवाब देने के लिए इजरायल और अमेरिका ने भी ब्लूप्रिंट तैयार किया है। यानी अरब में ऐसा टकराव होने की आशंका प्रबल हो गई है जो कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकती है। इजरायल सोच भी नहीं सकता इतना बड़ा हमला होगा। ये ईरान का अल्टीमेटम है। ताजा धमकी है जो IRGC के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने दी है। इजरायल की सोच से बड़ा और अभूतपूर्व हमला करेंगे। अब सवाल उठने लगा है कि क्या ईरान परमाणु हमला करने वाला है? क्या ईरान ने परमाणु एटम बम बना लिया है? क्या ईरान इजरायल के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करके इजरायल में भयानक विस्फोट करना चाहता है? धमकी के तुरंत बाद ईरान ने 2 वीडियो भी जारी किए हैं। इस वीडियो के जरिए ईरान ने बताया है कि वो कैसे इजरायल को दहलाएगा, कैसे एक साथ ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल इजरायल में तबाही मचाने के लिए तैयार है। इस दूसरे वीडियो में ईरान ने उन फैक्ट्रियों को दिखाया है जहां युद्ध स्तर पर हथियार बनाए जा रहे हैं। यानी ईरान पहले इजरायल से लंबे युद्ध के लिए हथियार बना रहा है, फिर वो अटैक करके इजरायल में बारूदी जलजला ला सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर परमाणु बवंडर आ जाएगा। मिडिल ईस्ट युद्ध का एक नया मोर्चा बन जाएगा, जिसमें खास तौर पर नए बड़ी महाशक्तियों का टकराव होना तय है। ईरान की धमकी के बाद इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें तमाम शीर्ष कमांडर शामिल हुए। ये उसी मीटिंग की तस्वीरें हैं जिसमें योव गैलेंट के पास IDF प्रवक्ता डैनियल हैगरी बैठे हैं। साथ ही दूसरे सीनियर ऑफिसर्स भी हैं। मीटिंग में गैलेंट ने इजरायल को एक अभेद्य किले में बदलने का फरमान जारी कर दिया। अरब में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। युद्ध की धमकी के अलावा कूटनीतिक दांव भी खेले जा रहे हैं। युद्ध होने की स्थिति में कौन किस पाले में जाएगा, इसके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। एक तरफ सेंटकॉम चीफ इजरायल जा पहुंचे हैं, जहां वो जॉर्डन जाएंगे। सेंटकॉम चीफ लाल सागर और भूमध्य सागर से संभावित खतरे को लेकर प्लानिंग करने इजरायल पहुंचे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने इस्लामिक देशों को साथ आने के लिए कहा है। जॉर्डन और अमेरिका समर्थित अरब देशों को संदेश दिया है कि इजरायल पर हमला होकर रहेगा। दरअसल ईरान इजरायल पर ठीक गाजा जैसा हमला करना चाहता है, यानी नरसंहार करना चाहता है। इसका अंदाजा इजरायल को भी है। इसलिए हमले से निपटने और तैयारी तेज करने के लिए नेतन्याहू की पूरी कैबिनेट को एक सीक्रेट बंकर में भेज दिया गया है। अब वहीं से हर फैसला लिया जा रहा है। उधर अमेरिका ने भूमध्य सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी में युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। अमेरिका ने 12 वॉरशिप की तैनाती की है, जिसमें पूर्वी भूमध्य सागर में 4 वॉरशिप लगाई हैं, जिनके टारगेट पर लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, सीरिया और वेस्ट बैंक दूसरे ईरानी प्रॉक्सी हैं।
इसी तरह ईरान को टारगेट करते हुए फारस की खाड़ी में भी अमेरिका ने 4 युद्धपोत लगाए हैं, जो ईरान के अलावा इराक पर भी सीधा हमला कर सकते हैं। जबकि लाल सागर में हूती के हमले रोकने के लिए 4 कॉम्बैट शिप लगाए हैं, जो सीधे तौर पर यमन में हूती ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। अमेरिका की साख मिडिल ईस्ट में दांव पर लगी है। वो इजराइल को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, फिर चाहे उसे ईरान से ही क्यों ना टकराना पड़े। तो इजराइल भी युद्ध की तैयारी कर चुका है। नेतन्याहू की कैबिनेट यरूशलेम शिफ्ट कर दी गई है। यरूशलेम में कैबिनेट के लिए अंडरग्राउंड बंकर बनाया गया है। खुफिया बंकर को वॉर कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। बंकर से ही कैबिनेट युद्ध से जुड़े अहम फैसले लिया करेगी। बंकर की सुरक्षा के लिए 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। बंकर की सुरक्षा का जिम्मा मोसाद के पास है, जबकि शिन बेट ने सीक्रेट सेंटर यरूशलेम में बनवाया है। बंकर इतना मजबूत है कि परमाणु बम के हमले का भी असर नहीं होगा। बंकर के अंदर से ईरान पर मिसाइल स्ट्राइक का फरमान दिया जा सकता है। बंकर से निकलने का खुफिया रास्ता यरूशलेम से तेल अवीव तक बनाया गया है। पेंटागन की रिपोर्ट से भी खुलासा हुआ है कि 48 घंटे में ईरान बड़ा हमला कर सकता है, जिस पर मोसाद ने भी मोहर लगाई है। ईरान 3 तरफा हमला करने की तैयारी में है। सबसे पहले इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक करेगा। इसके अलावा इजराइल के बाहर भी हमला करेगा। साइप्रस में अमेरिकी बेस पर हमला कर सकता है। साथ ही ग्रीस में इजराइल के मिलिट्री बेस को तबाह करने की तैयारी में है। यानी ईरान अमेरिका और इजरायली ठिकानों को न सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि अरब के पास पड़ने वाले ठिकानों को भी तहस नहस कर देना चाहता है, जिससे इजराइल को तुरंत मदद न मिल सके। ईरान की इस हिमाकत को रोकने के लिए अमेरिका ने अब्राहम लिंकन बेड़े को गुआम से मिडिल ईस्ट भेज दिया है। अब इजराइल ने तैयारी शुरू कर दी है। अगर इजराइल को जरा भी अंदेशा हुआ कि हमला होने वाला है, तो इजराइल ईरान पर पहले बमबारी शुरू कर देगा। और उसके ठिकाने पर ईरान के वो न्यूक्लियर ठिकाने होंगे जहां ईरान परमाणु बम बना रहा है। जिसमें इस्फहान, नातांज, फोर्दो, तेहरान और अरक सबसे पहले टारगेट होंगे। इनकी जानकारी परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी रखने वाली यूएन एजेंसी ने भी दे दी है। इस बीच बैकडोर से अमेरिका कूटनीतिक तरीके से युद्ध रुकवाने की कोशिश में लगा है। पिछले 20 साल में जॉर्डन के विदेश मंत्री पहली बार तेहरान यात्रा पर हैं। दरअसल जॉर्डन इजराइल का सुरक्षा कवच बन सकता है। अमेरिका के कहने पर ईरान से युद्ध रोकने की डील कर सकता है। हालांकि ईरान कह चुका है इजराइल ने रेड लाइन पार की है। इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। अगले 48 घंटे पूरे अरब के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इन्हीं में तय होगा कि अरब में तीसरे विश्व युद्ध का विस्फोट होगा या फिर जॉर्डन की युद्ध रोकने की अपील ईरान मानेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ईरान की धमकी के बाद इजराइल में इमरजेंसी मीटिंग हुई है। मीटिंग में रक्षा मंत्री योव गैलेंट के साथ कई कमांडर शामिल रहे। ईरान का हमला रोकने के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया गया है। तो ये उस मीटिंग की तस्वीरें देखिए आप। और हमास चीफ हानिया और हिज्ब कमांडर फवाद की मौत के बाद ईरान और इजराइल में तनाव चरम पर पहुंच गया था। मगर इसी बीच 31 जुलाई को सीरिया में इजरायली सेना ने IRGC के कमांडर अली हाजी जादेह को ढेर कर दिया। बस फिर क्या, इस हमले से भड़के ईरान ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। दावा किया जा रहा है कि अगले चंद घंटों में किसी भी वक्त इजराइल पर हमला हो सकता है।
मगर इसी बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि इस बार इजराइल पर ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन अलग अलग फ्रंट से प्रहार करेंगे। ईरान ने IRGC समेत तमाम प्रॉक्सी संगठनों को अलग अलग टास्क भी सौंपा है। आखिर क्या है ईरान की इजराइल के खिलाफ ये नई युद्ध नीति, ये देखिए। ईरान के प्रतिशोध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इजराइल से बारूदी इंतकाम लेने का वक्त भी नजदीक आ चुका है। और दावा किया जा रहा है कि अगले चंद घंटों में इजरायली धरती अब तक के सबसे भीषण अटैक से थर्रा सकती है। तेल अवीव, यरूशलेम समेत इजराइल का कोना कोना बारूदी कोहराम से धधक सकता है। वैसे तो ईरान और इजराइल में अदावत दशकों पुरानी है, मगर मौजूदा वक्त में ईरान और इजराइल के बीच जंग के जो हालात बने हैं उसकी वजह है 30 जुलाई से 31 जुलाई के बीच अरब के 3 देशों में हुआ इजराइल का हंट ऑपरेशन। सबसे पहले 30 जुलाई की रात 8 बजे आईडीएफ ने लेबनान की राजधानी बैरूत के अल हरीक इलाके में एयर स्ट्राइक की, जिसमें हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग का चीफ कमांडर फवाद शुक्र मारा गया, जिसे नसरल्लाह का राइट हैंड भी माना जाता था। ठीक इसी तरह 30-31 जुलाई की रात 2 बजे ईरान की राजधानी तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में मिसाइल हमला हुआ, जिसमें हमास का प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत हुई। और इस हमले के 19 घंटे बाद यानी 31 जुलाई की रात 9 बजे सीरिया की राजधानी दमिश्क में आईडीएफ ने हवाई हमला किया, जिसमें IRGC के टॉप कमांडर अमीर अली हाजीजादे ढेर हुआ। इस हंट ऑपरेशन के जरिए जहां इजराइल ने हिजबुल्लाह और हमास को गहरा जख्म दिया, वहीं IRGC कमांडर को सीरिया में मौत के घाट उतारकर इजराइल ने ईरान को भड़का दिया। ऐसे में यह आशंका जताई जाने लगी है कि प्रॉक्सी संगठनों के साथ मिलकर ईरान अपने दुश्मन इजराइल से अब तक का सबसे भीषण प्रतिशोध लेगा। इजराइल पर कई फ्रंट से प्रहार करेगा। तो आपको बता दें कि ईरान ने भी इजराइल के खिलाफ हमले की नीति में जबरदस्त बदलाव किया है। और IRGC समेत तमाम प्रॉक्सी संगठनों को अलग अलग टास्क बांटा है। यानी कौन कहां हमला करेगा, किसके टारगेट पर क्या होगा, इसका ब्लूप्रिंट ईरान तैयार कर चुका है। आखिर कैसे, देखिए। तो ईरान इंतकाम लेगा, इजराइल पर प्रचंड प्रहार करेगा, यह करीब करीब तय। मगर इसी बीच दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर हमले को लेकर युद्ध नीति में बदलाव किया है। वो ये कि ईरान और अरब में मौजूद उसके तमाम प्रॉक्सी संगठन इजराइल पर अलग अलग फ्रंट से हमला करेंगे। जहां ईरान की सेना इजराइल की राजधानी तेल अवीव और यरूशलेम जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में बमबारी करेगी, तो वहीं हिजबुल्लाह और हूती के टारगेट पर भूमध्य सागर से सटे इजराइल के पोर्ट, खासकर इलाट और हाइफा होंगे। इसके अलावा बाकी प्रॉक्सी संगठन इजरायली सेना के एयरबेस और मिलिट्री बेस को निशाना बनाएंगे, इजरायली सेना के हथियार के गोदाम को तबाह करेंगे। दरअसल 30 से 31 जुलाई के बीच जिस तरह इजराइल ने हिजबुल्लाह, हमास और ईरान के कमांडर्स को ढेर किया, उससे पूरे अरब वर्ल्ड में खलबली मच गई। तेहरान से लेकर बैरूत तक इजराइल से इंतकाम लेने के लिए प्रदर्शन शुरू हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि बैरूत और लेबनान की सड़कों पर कई बड़े पोस्टर लगाए गए, जिसमें ईरान के पूर्व टॉप कमांडर सुलेमानी, हिज्ब कमांडर फवाद और हमास चीफ हानिया की तस्वीर लगी हुई थी।
और पोस्टरों पर इजराइल का वजूद मिटाने जैसे नारे भी लिखे गए थे। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह पहला विश्व युद्ध ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की सर्बिया में हत्या को लेकर भड़का था, उसी तरह अरब में महाजंग का आगाज इन 3 चेहरों के प्रतिशोध के साथ शुरू होगा। हालांकि ईरान ने अब तक इजराइल पर हमला नहीं किया है, मगर आज सुबह से ही ईरान के प्रॉक्सी संगठन इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले का आगाज कर चुके हैं। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने भीषण स्ट्राइक की, घातक मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ प्रहार किया। उत्तरी इजराइल के इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात बने। वहीं लाल सागर में हूती ने विध्वंसक हमले को अंजाम दिया। हूती ने रूसी मिसाइल सिस्टम KUB से MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया। इसके अलावा एक कार्गो शिप पर भी मिसाइलों से धावा बोला। यानी आसमान के जिस शिकारी को बाइडेन ने हूती का शिकार करने के लिए भेजा, यमन के हूती लड़ाकों ने उसी शिकारी का बेहद ही विध्वंसक अंदाज में शिकार कर लिया। अब तक हूती के लड़ाके अमेरिका के 7 रीपर ड्रोन को नेस्तनाबूद कर चुके हैं। दरअसल ईरान की रणनीति साफ है, वो ये कि ताबड़तोड़ अंदाज में इजराइल की धरती को बम गोला बारूद से दहलाया जाए, तो वहीं लाल सागर और भूमध्य सागर की तरफ से इजराइल आने वाले जहाजों को तबाह किया जाए। ताकि इजराइल का कनेक्शन बाहरी दुनिया से कट जाए, ठीक वैसे ही जैसे IDF ने गाजा को दुनिया से काटा, जिसका नतीजा यह होगा कि इजराइल में खाद्य संकट गहराता जाएगा और इजराइल के लोग तिल तिल कर मरने को मजबूर हो जाए। अब यह देखना होगा कि ईरान के बारूदी चक्रव्यूह को नेतन्याहू कैसे तोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ईरान का ऑपरेशन थर्ड टेम्पल शुरू हो चुका है। यहूदी कैलेंडर का सबसे दुखद दिन तिशा बाव बेहद करीब आ रहा है। इसी दिन यरूशलेम में यहूदियों का पवित्र मंदिर ध्वस्त हुआ था। अब ईरान इसी दिन यानी 12 अगस्त को इजराइल को कभी ना भूलने वाला जख्म देने की तैयारी में। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है। ईरान की इस तैयारी के बीच इजराइल एक बड़े युद्ध के लिए तैयार है, तो वही अमेरिका भी इजराइल को ईरान के प्रतिशोध से बचाने का इंतजाम कर रहा है। मिडिल ईस्ट से भूमध्य सागर तक बड़ी तैनाती कर दी गई है। हथियारों की खेप भी पहुंचाई जा रही है। ईरान के अभिमान की 2 सबसे बड़ी वजह। पहली, ऐसी घातक मिसाइलें और दूसरी लॉन्ग रेंज के विध्वंसक ड्रोन। लेकिन मौजूदा दौर में ईरान के न्यूक्लियर पावर बन जाने का अंदेशा है। यही वजह है कि अरब वॉर की आशंका ने बड़े बड़े देशों को बेचैन कर दिया है। अमेरिका को शक है कि शायद इस बार वार पलटवार सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक ही सीमित ना रहे। अंदेशा है कि रूस की मदद से ईरान न्यूक्लियर वॉरहेड बना चुका है। परमाणु हथियारों से ईरान इस बार हमला कर सकता है। रूस चीन से ईरान को परमाणु हथियार दिए जा सकते हैं। इजराइल पहले ही परमाणु शक्ति देश है, यानी जरा सी बात बिगड़ी तो दुनिया का एक कोना परमाणु धमाकों से दहल सकता है। इजराइल के लिए चिंता की बात यह है कि इस बार प्रॉक्सी संगठनों की मदद से इजराइल की घेराबंदी कर दी गई है। इजराइल पर कई दिशाओं से हमला हो सकता है। तमाम आशंकाओं के बीच इजराइल का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका भी तैयारी शुरू कर चुका है।
सीरिया में अमेरिका ने अस्थायी एयर स्ट्रिप बनाई है। जॉर्डन की सीमा के करीब अमेरिका नई तैयारी में है। सीरिया में अल तन्फ गैरिसन बेस को एक्टिव किया जा रहा है। इसके अलावा हवा से बमबारी की ताकत भी बढ़ाई जा रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह के सफाई के लिए अमेरिका इजराइल को घातक बम देने जा रहा है। 1800 बम इजराइल भेजने की तैयारी है। अमेरिका से मार्क 84 बम की सप्लाई होगी। 900 किलो का बम बड़ी बड़ी इमारत गिराने की ताकत रखता है। गाजा में अमेरिकी मार्क 82 बम के हमलों को देखा गया था, लेकिन अब लेबनान में हमले के लिए इजराइल को मार्क 82 से दुगनी ताकत वाला बम मिलने वाला है। इजराइल भी अपने हथियारों से युद्ध के लिए तैयार है। हाइफा पोर्ट पर इजराइल ने कई युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। ये युद्धपोत हमला नहीं करेंगे, बल्कि हाइफा पोर्ट की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि ये सभी युद्धपोत सी डोम से लैस हैं। सी डोम आयरन डोम का नेवल वर्जन है, यानी हाइफा पोर्ट को कई एयर डिफेंस से सुरक्षित किया गया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन इजराइल का हौसला बढ़ा रहा है। यहां सबसे आगे है अमेरिका का बेहद ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन, और उसके पीछे इस स्ट्राइक ग्रुप के तमाम युद्धपोत। ईरान से अभी एक मिसाइल भी नहीं दागी गई है, लेकिन मिडिल ईस्ट में विध्वंसक मिसाइलों के साथ अमेरिकी युद्धपोत इजराइल की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। भूमध्य सागर में यूएसएस रूजवेल्ट, यूएसएस बल्कली, यूएसएस वास्प और यूएसएस न्यूयॉर्क जैसे कैरियर्स पहुंच चुके हैं। समंदर में तैयारी के साथ ही कतर में मौजूद एयरबेस पर अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अब जरा अंदाजा लगाइए, समुद्र और हवा से ईरान पर हमलों की शुरुआत हुई तो कैसा भयावह मंजर होगा। इजराइल की सरकार अब परमाणु बंकर से चल रही है और इजराइल की सेना मोर्चे पर तैनात की जा चुकी है। इंतजार सिर्फ पहले प्रहार का है। इस बीच इराक में भी कई धमाके हुए हैं। अमेरिका मौजूदा हालात को देखते हुए इराक से सेना हटाने का प्लान कैंसिल कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका का अजय आसमानी योद्धा F-16 यूक्रेन पहुंच चुका है। ज़ेलेंस्की की पायलट यूक्रेन के आसमान में F-16 से निगरानी रख रहे हैं। ज़ेलेंस्की अमेरिकी फाइटर जेट को एक बड़ा गेम चेंजर मान रहे हैं, लेकिन फाइटर जेट यूक्रेन और पूरे यूरोप को एटमी आग में धकेल सकता है। दरअसल पुतिन ने यूक्रेन की एटमी घेराबंदी शुरू कर दी है, और इसके साथ ही पुतिन ने ऐलान किया है कि जो रूसी पायलट F-16 को ध्वस्त करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। बीते एक साल से आसमान के जिस शिकार का इंतजार यूक्रेन को था, वो अब खत्म हो चुका है। अमेरिका का अजय योद्धा F-16 फाइटर जेट यूक्रेन पहुंच चुका है। उसकी जमीन पर खड़ा है, आसमान में परवाज भर रहा है। ये तस्वीरें यूक्रेन के एयरफोर्स डे की हैं, जिसे 24 घंटे पहले 4 अगस्त को मनाया गया। इसी दौरान ज़ेलेंस्की ने खुलासा किया कि अमेरिका का F-16 फाइटर जेट रूसी सेना में तबाही मचाने के लिए यूक्रेन पहुंच चुका है। इस साल के आखिर तक यूक्रेन को कुल 60 फाइटर जेट दिए जाने हैं, जिसमें से 10 फाइटर जेट यूक्रेन पहुंच चुके हैं। ये फाइटर जेट डेनमार्क और नीदरलैंड्स ने भेजे हैं। एयरफोर्स डे के मौके पर यूक्रेन के पायलट्स ने F-16 उड़ाकर अपनी महारत और ताकत का ट्रेलर भी रूस को दिया। साथ ही ये मैसेज भी दिया कि F-16 की हर बारीकी यूक्रेनी पायलट पकड़ चुके हैं।
यूक्रेन में मौजूद फाइटर जेट की जो पहली तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें ये आसमानी शिकारी 2 एयर टू एयर मिसाइलों से लोडेड दिख रहे हैं। F-16 पर तैनात ये मिसाइल AIM-9M मिसाइल है, जो एक शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। वहीं दूसरी मिसाइल का नाम AMRAAM 120C है। ये एक मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। दावा है कि अभी यूक्रेन को F-16 के साथ इन्हीं दोनों मिसाइलों को दिया गया है। AMRAAM 120C और AIM-9M मिसाइल को खास तौर से आसमानी युद्ध के लिए तैयार किया गया है। इनका मकसद रूस के फाइटर जेट और कीव की तरफ बढ़ती मिसाइलों को नष्ट करना होगा। F-16 फाइटर जेट्स को ज़ेलेंस्की ने युद्ध के मोर्चे पर तैनात कर दिया है। यूक्रेन से मिले इनपुट्स के मुताबिक 3 फाइटर जेट्स को ओडेसा, जबकि 7 फाइटर जेट्स को दक्षिणी यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर तैनात किया गया है। इन दोनों मोर्चों पर F-16 की तैनाती रूस के लिए बड़ी चेतावनी मानी जा रही है। दरअसल दक्षिणी यूक्रेन में रूस और यूक्रेन की आर्मी के बीच जबरदस्त जंग चल रही है और रूस इस इलाके में आगे बढ़ रहा है। F-16 की तैनाती के बाद यूक्रेन को नई ताकत मिलेगी और वो रूस की सेना को आगे बढ़ने से रोक सकेगी। 24 घंटे पहले यूक्रेन ने रूसी सबमरीन को नष्ट कर दिया था, जिसके बाद रूस के ओडेसा पोर्ट पर हमले के इनपुट्स मिले। ओडेसा में F-16 की तैनाती के बाद यूक्रेन की सेना को और मदद मिलेगी और वो रूस के प्लान को विफल कर सकेगी। इधर यूक्रेन को F-16 की पहली खेप मिली तो उधर क्रेमलिन से परमाणु तबाही के संकेत मिलने लगे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने F-16 पर बयान जारी करते हुए कहा, F-16 का इस्तेमाल परमाणु और गैर परमाणु हमलों के लिए किया जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फाइटर जेट में क्या बदलाव किए गए हैं। हम यूक्रेन को मिले F-16 को परमाणु सक्षम फाइटर जेट मानेंगे। ये अमेरिका और नेटो का उकसावे वाला कदम है। यूक्रेन और पश्चिम को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। फिलहाल नेटो और अमेरिका की तरफ से F-16 को सिर्फ यूक्रेनी जमीन पर जंग लड़ने की इजाजत दी गई है, लेकिन नीदरलैंड्स का मानना है कि विषम हालातों में यूक्रेन को F-16 से रूस पर हमले की इजाजत देनी चाहिए। नेटो देशों से मिल रहे संकेतों से क्रेमलिन को डर है कि अमेरिका की अटैक एमएस मिसाइल की तरह यूक्रेन F-16 का इस्तेमाल भी रूसी जमीन को दहलाने के लिए कर सकता है। ऐसे में उसने यूक्रेन के खिलाफ परमाणु तैयारी शुरू कर दी है। रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर बड़ी परमाणु तैनाती की है। 12 जगहों पर परमाणु मिसाइलों को रेडी टू अटैक मोड में रखा गया है। Tu-160 बॉम्बर भी एक निर्देश पर हमले के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि F-16 फाइटर जेट अगर रूस के रडार सिस्टम में दिखे तो पुतिन परमाणु हमले का आदेश दे देंगे। एक तरफ रूस परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है तो वहीं F-16 को यूक्रेन में राख बनाने के लिए बड़ी तैयारी चल रही है। दरअसल क्रेमलिन की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। रूसी फाइटर जेट्स को F-16 ढूंढ कर टारगेट करने के लिए कहा गया है। F-16 फाइटर जेट गिराने वाले पायलट को बड़ा इनाम दिया जाएगा। F-16 गिराने पर एयरफोर्स में प्रमोशन देने की भी बात है। F-16 के खिलाफ रूस MiG-31 फाइटर जेट की एक बड़ी फ्लीट भी यूक्रेन भेजने की तैयारी में है। ये उसी की तस्वीरें हैं जो फिलहाल लॉन्ग और शॉर्ट रेंज मिसाइलों के साथ F-16 गिराने की प्रैक्टिस कर रही है। 2 महीने से आरक्षण के विरोध की आग में झुलस रहे बांग्लादेश में आज तख्ता पलट हो गया। पीएम शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और देश की कमान सेना प्रमुख के हाथों में आ गई। भारी अराजकता के बीच बांग्लादेश में प्रधानमंत्री आवास तक को लूट लिया गया। हजारों लोग देश की संसद में घुस गए। आंदोलन और प्रदर्शन अब हिंसा, दंगा और लूट में तब्दील हो चुका है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद उनकी पार्टी के दफ्तर जला दिए गए और हर जगह से उनकी तस्वीर हटा दी गई। सड़क पर नारेबाजी करने वाली भीड़ प्रधानमंत्री आवास के भीतर थी। तख्ता पलट का जश्न ऐसा मना कि पूरी दुनिया हैरान रह गई।
कोई शेख हसीना के बेडरूम में तस्वीरें खिंचवा रहा था, तो कुछ लोग पीएम आवास के किचन में तैयार लंच का लुत्फ उठा रहे थे। जहां कुछ घंटे पहले तक पीएम शेख हसीना मौजूद थी, वहां उन्मादी भीड़ जमा थी। पीएम हाउस में जिसके हाथ जो लगा वो उठाकर ले गया। कपड़े बर्तन तक लूट लिए गए। सेना की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी। पीएम हाउस में घुसी भीड़ को खुली छूट थी। कुछ लोग पीएम हाउस के सरोवर में नहाने लगे, तो कुछ बोटिंग करने लगे। ये सब कुछ शेख हसीना के हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ के चंद मिनटों बाद ही हुआ। अंदाजा लगाया जा सकता है कि शेख हसीना को देश छोड़ने में थोड़ी देर भी होती तो लाठी डंडे से लैस ये भीड़ पीएम हाउस में न सिर्फ लूटपाट मचाती, बल्कि पीएम हाउस में खून भी बहा सकती थी। लेकिन तख्ता पलट की तैयारी तो सेना शायद पहले ही कर चुकी थी। यही वजह है कि ढाका की सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ते ही सेना ने पीएम शेख हसीना को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना को सिर्फ 45 मिनट का वक्त दिया गया। पीएम हसीना इस्तीफे से पहले भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन सेना के अल्टीमेटम की वजह से ऐसा नहीं हो सका। सेना के जवान खुद जगह जगह से शेख हसीना की तस्वीरें उतारते नजर आए। सड़क पर सेना के जवानों ने गोली चलाकर शेख हसीना के तख्ता पलट का स्वागत किया। देश में हालांकि अराजकता का माहौल 24 घंटे पहले ही बन चुका था, लेकिन तख्ता पलट के बाद देश के पीएम हाउस से लेकर संसद तक प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया। संसद में भीड़ ने भारी तोड़फोड़ मचाई। पीएम हाउस के कैंपस से लेकर अंदर के कमरों तक भारी लूटपाट और तोड़फोड़ की गई। सोमवार की दोपहर सबसे पहले शेख हसीना के इस्तीफे की खबर आई और फिर हेलीकॉप्टर की इन तस्वीरों से देश छोड़ने का दावा किया गया। शेख हसीना के प्रति प्रदर्शनकारियों के गुस्से का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर हमला कर दिया। बांग्लादेश से सामने आए एक वीडियो में प्रदर्शनकारी बंग बंधु की मूर्ति पर चढ़कर हथौड़े चलाते दिखे। कई जगहों पर पत्थरबाजी की गई। बांग्लादेश की संसद में हजारों लोग जमा हो गए थे। छत से लेकर सामने सड़क तक लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। ढाका के कॉक्स बाजार में तो बाकायदा जेसीबी मशीनें मंगवा ली गईं ताकि हसीना सरकार की हर निशानी को मिटाया जा सके। लूटपाट के बीच पीएम हाउस और आवामी लीग के दफ्तरों से लूट में जिसके हाथ जो लगा वही लेकर चल पड़ा। सड़क पर लोग रिक्शे से लूट के सामान को ले जाते दिखे। फ्रिज, टीवी जैसे महंगे सामान तो लूटे ही गए, लोग कुर्सियां और गद्दे तक लूट कर ले गए।
लोग मुर्गे, मछली और बकरी तक लूटकर अपने साथ ले गए। बांग्लादेश से दोपहर में शेख हसीना की ये तस्वीरें सामने आईं और इसके बाद शेख हसीना दिल्ली के करीब गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर नजर आईं। शेख हसीना तो सुरक्षित हिंदुस्तान पहुंच गईं, लेकिन बांग्लादेश कई घंटे तक जलता रहा। बांग्लादेश में जगह जगह से काला धुआं उठ रहा था। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तरों को जलाया जा रहा था। अवामी लीग के दफ्तरों से बोर्ड उखाड़े गए और फिर दफ्तर की इमारत में आग लगा दी गई। हिंसा और आगजनी के बीच लोग तख्ता पलट की खुशी में नाच भी रहे थे। बंग बंधु मेमोरियल म्यूजियम को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में 2 महीने पहले आरक्षण के विरोध में छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी। संक्षेप में पूरे आंदोलन की कहानी बताते हैं। 5 जून हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी के रिश्तेदारों को नौकरी में 56% कोटा देना तय किया। 12 जुलाई कोटा का विरोध तेज होता गया, प्रदर्शन हिंसक हुआ और दुकानें जलाई गईं। 14 जुलाई शेख हसीना के प्रदर्शनकारियों को गद्दार कहने के बयान पर हिंसा भड़की। 19 जुलाई पुलिस की गोलीबारी में एक दिन में 60 लोगों की मौत हो गई। 21 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी में कोटा को घटाकर 7% कर दिया। 2 अगस्त ढाका समेत कई इमारतों में फिर हिंसा भड़क गई। 4 अगस्त पुलिस की गोली और हिंसा में एक दिन में 100 लोगों की मौत हो गई। सोमवार को ढाका में बड़े प्रदर्शन की तैयारी थी। लोग सड़क पर उतरे और दोपहर तक बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और क्या दक्षिण कोरिया पर जल्द ही हमला होने वाला है? क्या कोरियाई प्रायद्वीप एटमी मिसाइलों से दहलने वाला है? क्या किम की जंगी ख्वाहिश से महायुद्ध छिड़ने वाला है? इन तमाम आशंकाओं के पीछे की वजह है नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA का दावा। वो ये कि किम ने साउथ कोरिया बॉर्डर के पास 250 से ज्यादा मिसाइलों को तैनात किया हुआ है और वो भी एटमी हमला करने वाली। आखिर क्यों? देखिए। अपने घातक हथियारों से दुश्मन के होश फाख्ता करने वाले, वक्त बेवक्त विध्वंसक हथियारों का टेस्ट करने वाले, अपने न्यूक्लियर विनाशकों के ट्रेलर से दुनिया में सनसनी फैलाने वाले नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने एक बार फिर अपने दांव से कोरिया प्रायद्वीप में खलबली मचा दी है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की टेंशन बढ़ाती है। दरअसल नॉर्थ कोरिया की ही न्यूज एजेंसी KCNA ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया ने 250 से ज्यादा मिसाइलें बॉर्डर पर तैनात की हैं। बॉर्डर पर तैनात सभी मिसाइलें परमाणु हमला करने में सक्षम हैं। फ्रंट लाइन आर्मी यूनिट को मजबूत करने के लिए 250 मिसाइलें दी हैं। गौर करने वाली बात यह है कि किम ने जैसे ही साउथ कोरिया से सटे बॉर्डर पर मिसाइलों की तैनाती का ऐलान किया, उसके चंद घंटों बाद ही मिसाइलों से लदे ट्रक कोरिया बॉर्डर की तरफ कूच करने लगे। और पिछले कई दिनों से दंगे की आग में ब्रिटेन झुलस रहा है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, दंगाई पुलिस से भी भिड़ रहे हैं। अगर स्थिति इसी तरह रही तो ब्रिटेन में गृह युद्ध की आशंका बढ़ सकती है। पिछले एक हफ्ते से ब्रिटेन के कई शहर इसी तरह सुलग रहे हैं। दंगाइयों पर काबू पाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। ये ब्रिटेन के टेमवर्थ से आई तस्वीरें हैं, जहां एक होटल में हिंसक प्रदर्शनकारी जा घुसे। होटल में जमकर तोड़फोड़ की, पुलिस रोकने आई तो उस पर भी पत्थरबाजी की।
कई शहरों में अप्रवासियों के खिलाफ गुस्सा इस कदर फूट रहा है कि प्रदर्शनकारी चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं। इस वीडियो में देखिए कैसे लाठी डंडे से अप्रवासी को पीटा गया। इस दूसरे वीडियो में देखिए 10-15 प्रदर्शनकारी एक अप्रवासी को काफी देर तक पीटते रहे। उसके सिर से खून भी निकलने लगा, लेकिन प्रदर्शनकारी रुके नहीं। ये साउथ ब्रिटेन के रॉथरहैम से आई तस्वीरें हैं, जहां दंगाइयों ने कई दुकानों में आग लगा दी और उन्हें लूट लिया। कई जगह तो दुकान में घुसकर लूटपाट की गई। वहां पहुंचे लोगों को खरीदारी करने से रोका गया। साउथपोर्ट में हालात काफी बेकाबू है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने में नाकाम है। कई जगहों पर पुलिस पर पत्थर फेंके गए। पुलिस ने कई इलाकों में मार्च पास्ट किया। घोड़ों पर सवार होकर पुलिसकर्मी आए तो उन्हें भी पीछे हटना पड़ा। इस दौरान पुलिस के साथ भिड़ंत हुई। प्रदर्शनकारी पुलिस के सामने नारेबाजी कर रहे थे। कुछ देर में हिंसक हो उठे। ऐसे हालात पर ब्रिटेन के पीएम ने कहा है, दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। इन हालात पर टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, ब्रिटेन में चारों तरफ अराजकता है। ब्रिटेन में गृह युद्ध का खतरा बढ़ गया है। ब्रिटेन के 20 शहरों से हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों और अप्रवासियों के बीच कई जगह मारपीट की भी खबरें आई हैं। दंगे के पीछे की वजह एक घटना को बताया जा रहा है। एक हफ्ते पहले साउथपोर्ट के एक डांस स्टूडियो में एक शख्स ने 3 बच्चियों की चाकू से हत्या कर दी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उसकी अप्रवासी होने और एक इस्लामिक जिहादी ग्रुप से लिंक होने की खबरें वायरल हो गई। इसके बाद लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें से कुछ लोगों ने अप्रवासी और उनके धर्म स्थलों को निशाना बनाना शुरू किया, जिससे यह हिंसक प्रदर्शन कई दूसरे शहरों में फैल गया और ब्रिटेन सुलगने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।